चलो, 1 मिनट है, होमवर्क के बारे में कुछ बात कर लें। यस। आप आपकी राइटिंग अच्छी है, ये सब कुछ आपने अपने मन से लिखा है। यस मिस। ओके। किसी चीज की हेल्प तो नहीं ली। नहीं। ओके, गुड। अच्छा लिखा है। थोड़ा सा राइटिंग हम सुधारेंगे अपनी, हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस ओके। करते रहेंगे राइटिंग की। बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू ओके दिशा। मिस। यस। नेक्स्ट है दर्शन, प्रियंका, अंशिका। इनमें से कौन है? ना तो दर्शन है, ना अंशिका है, ना प्रियंका है। अभी 1-2 मिनट रुकते हैं, अभी बच्चे पूरे आए नहीं है ना। हम्म, ज्योतिका आपने नहीं दिया बेटा। ज्योतिका, मैम। हेलो। आपने होमवर्क नहीं दिया बेटा। यस मैम, क्योंकि ना एक्चुअली मोबाइल मेरी बहन के पास होता है, क्योंकि अब उनका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है ना। और कंप्यूटर में पीडीएफ हम्म, बना नहीं सकते और फोटोज भी उसमें अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो मुझे मैम आज ओके। आज का दिन तो मैम मैं आज कैसे ना कैसे डैड के फोन से ही करती हूँ। हाँ, कैसे भी करके आपको क्या करना है, सिंपल नोटबुक में ही तो लिखना है। सिर्फ फोटो क्लिक करके मैम तक देनी है, विद्या मैम तक। ठीक। मैम तो वो आप पीडीएफ मुझे भी कभी बनाया है भी। ना। ओके 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 ओके। चलो ठीक है, देखो जैसे भी कर सकते हो तो करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ यस मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। हाँ, सर्वेश बेटा, आपने भी कोई होमवर्क नहीं दिया मुझे। हाँ, सर्वेश, मैंने 2 बार सबमिट किया। नहीं मेरे पास तो आया ही नहीं बेटा। हाँ, अभी मैं वापस ऐसा से करो, वापस से विद्या मैम के पास सबमिट करो, अभी अभी में। तो मैम मेरे को तुरंत भेजेंगी, ठीक है। ओके, क्लियर है? मैं करता हूँ। पर अपने आप ही न्यू स्टूडेंट आए हो ना, बाद में जो 2 लेसन के बाद आए हैं। यस। तो बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो गई फर्स्ट या सेकंड में, जो आपने नहीं लक्ष्मी नहीं मैम। पढ़ा होगा या भारत की महिमा। नहीं हम्म, मैम। नहीं मैम, नहीं ना। पढ़ा मैंने अगर पीछे। कोई चीज कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बट ओके। होमवर्क मुझे चाहिए। और अभी क्या है, मैं पेपर भी दे चुकी हूँ, तो फर्स्ट लेवल अपना पोयम का टेस्ट भी है। तो आपको उसकी भी तैयारी के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे बता सकते हो, ठीक है। ओके। यस मैम। ऋषिका, आपने भी होमवर्क नहीं दिया बेटा। सर्वेश, मिस आप मैंने सेंड करवा ग्रुप दीजिए। हम्म, मिस मैंने ग्रुप पर ऋषिका, 2 बार भेजा। मिस मैंने ग्रुप पर ग्रुप दो में बार भेजा। भेजा। दिव्या मैम, विद्या मैम को नहीं भेजा आपने, ग्रुप में भेजा है। हाँ ग्रुप में भी है ना विद्या मैम। ओके। हम लोग एक बार, होमवर्क वगैरह ग्रुप पर ही डालते हैं ना। तो मिस अच्छा, किसका आपको ग्रुप मैं में है? कैमरा से दिखा दूँ क्या मेरा होमवर्क? सॉरी, नहीं मुझे कैमरे से नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं। आप विद्या मैम को अभी 1-2 मिनट के अंदर ही अंदर सेंड करो। विद्या मैम मुझे ठीक है। भेजेगी, ठीक है। ओके। प्रियंका से मेरी बात हो गई। प्रियंका, आपने होमवर्क भेजा था और यस मैंने मिस। देखा उसको। 1 मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट। बेटा थोड़ा सा राइटिंग में प्रैक्टिस मिस। करेंगे प्रियंका। हम्म, यस दोनों। मुझे तो थोड़ी सी सुधारी हुई राइटिंग चाहिए। अच्छा, मेरा कैमरा ऑन है, मुझे ये बताओ प्लीज। कैमरा यस ऑन है मिस। मेरा? यस मिस। मिस मिस सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों का तीनों का भेजने का है ना होमवर्क? लक्ष्मी हम हम्म वादे हमदर्द। हम्म ठीक हम्म। है। अभी तो बच्चों ने मुझे कल परसों वाली वो मन वाली पोयम का भेजा है। लक्ष्मी का भी भेजेंगे, पहले अभी मुझे मन का भेज। ठीक। और आज मैं आपको लक्ष्मी और उसका बता दूंगी, ठीक है। क्लियर है? यस। प्रियंका, आपने सब सही किया, गुड, अच्छा किया। नेक्स्ट है ज्योतिका का नहीं हुआ है, द्विशा से मेरी बात हो गई है, दर्शन से भी हो गई है। ओके। बेटा आकांक्षा, आपने भी नहीं भेजा। आकांक्षा, सर्वेश आपका आया मेरे पास बेटा। आकांक्षा, प्लीज अनम्यूट करो।
सर्वेश थैंक यू, तुम्हारा होमवर्क मेरे पास आ गया है। मैं इसे बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ी देर मतलब बाद में पढ़ के देख लेती हूँ, ठीक है? चलो। अच्छा, अभी एक बात है, क्लास तो में सभी बच्चे हैं। जॉयसन आज भी नहीं आया बेटा, क्या बात? किसी को पता है जॉयसन क्यों नहीं आ रहा? पिछले मैं तो लेक्चर में भी नहीं। अभी पिछले वाले में तो आया था वो। अभी जो 3 बजे का। अच्छा, उसमें आया था। क्योंकि मन वाली पोयम में भी जॉयसन नहीं था, और ऐसे तो उसका कट होता जाएगा। तो किसी के पास नंबर है उसका? बात कोई करता है जॉयसन से? कोई फ्रेंड है जॉयसन का? हम्म। ओके। अच्छा क्लास, मैं आपको बता दूं, ये गोवा जैसे मैंने देखा, ये लेसन आज हम पढ़ रहे हैं। इस लेसन के कंप्लीट होते ही मैं दो 2 डेज मुझे लगेंगे व्याकरण के लिए, जिसमें हम अव्यय, उपसर्ग और शब्द युग्म और मुहावरे, अपना वचन, जो काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मुझे 2 दिन लगेंगे इतना 3 4 5 लेसन का जो ग्रामर है उसको कवर करने के लिए। मैं पूरे ईयर में आपको 4 टाइम ग्रामर पढ़ाऊंगी, प्लीज उसको मिस मत करना। और जो ग्रामर पढ़ाई जाएगी उसे अच्छे से नोट करो, उसी में से आए, ठीक? इतनी फुल गारंटी है। प्लस देखो, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आता, आप तुक्का लगा लेते हो, ठीक? और तुक्के के हिसाब से आपको नंबर भी मिल जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिल जाए। बट ग्रामर ऐसी चीज है, अगर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। और उसमें क्या होता है, अगर वो आपको आता है तो 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका आपको पूरा मार्क्स मिलता है, ठीक? तो ग्रामर जो है ना, आप उससे नंबर बहुत खींच सकते हैं, और वो बहुत इजी होती है। तो इस लेसन के कंप्लीट होते ही मैं ग्रामर पे आऊंगी, प्लीज उस टाइम को मिस मत करना आप लोग, ठीक है? क्लियर है बच्चों? यस या Yes, नो miss. बोलो। यस मिस। Yes, miss. और Yes, ये जो मन है उसको क्लियर था सबको? कोई दिक्कत? पढ़ के देखा था बाद में आप लोगों ने? पढ़ा था? किसी ने भी नहीं पढ़ा? मिस पोयम पोयम। मैंने पढ़ा था। अच्छा ऋषिका, थैंक यू। सर्वेश, आपने पढ़ के देखा बाद में पोयम को? yes, miss. तो फिर सभी लोग यस क्यों नहीं बोल रहे? मैं एक साथ सबका नाम थोड़ा ना लूंगी। अगर मैंने कहा पढ़ के देखा था तो यस मिस तो बोल सकते हो ना एटलीस्ट। क्लास, देखो पोयम थोड़ी सी टफ है, बट पढ़नी चाहिए थी। अगर मैंने पढ़ाया तो पढ़नी चाहिए थी। मेरी क्लास होगी, आप चॉकलेट बंद। ठीक। तो अब हमारा लेसन है गोवा जैसे मैंने देखा। ये विनय शर्मा के द्वारा रचित है, ठीक है, लिखित है। लेखक है विनय शर्मा, ठीक है। इनका जन्म जो है 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। अब विनय शर्मा जो है उनके बारे में लिखा हुआ है कि अधिकांश लेखक उनके अनुभवों पर आधारित है। अनुभव मतलब जो आपने महसूस किया है वही उन्होंने लिख दी। सिंपल, आप कुछ खाते हैं, कुछ तीखा होता है, कुछ मीठा होता है, लिख दिया। आपने फील किया, लिख दिया। वैसे ही वो जहां जहां गए, जैसा जैसा फील किया, वो लिख दिया। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। ये इतने फेमस राइटर हैं, जो लेखक हैं, कि इनकी जो रचनाएं हैं वो धीरे धीरे जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो अपने न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी छपती रही है। यात्रा वृतांत आपकी पसंदीदा विधा है। यात्रा वृतांत मतलब जब इंसान किसी सैर सपाटे में जाता है, सैर सपाटा यात्रा में जाता है, 2 4 दिन कहीं रहने जाता है, ठीक? और वहां पर घर से निकलकर घूम फिर के घर आने तक का जो जो वो महसूस करता है, जो जो वो देखता है, जो जो उसके अनुभव है, वो सब एक डायरी में नोट कर देता है। उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत।
और ये विद्या इनकी फेवरेट। तो मतलब ये समझ लो कि ये घूमने फिरने के बहुत शौकीन है। जो इन्होंने लेसन भी बना दिया गोवा जैसा, और इनके एक दो लेसन और भी हैं जो यात्रा वृतांत की है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? गोवा जैसा मैंने देखा। ठीक, ये यात्रा वृतांत है, हम यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। आनंद का उद्गम अमरकंटक ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा ये व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, देखो अमरनाथ यात्रा भी एक यात्रा वृतांत है प्रकृति के बीच। ठीक, इन्होंने अमरनाथ की भी यात्रा की और उसका भी एक लेसन बना दिया, तो वो यात्रा वृतांत हो गई। दूसरा है कोयम्बतूर के में कुछ दिन, ये भी यात्रा वृतांत है। तो हमारे जो विनय शर्मा लेखक हैं, उनके 3 यात्रा वृतांत है। एक गोवा जैसे मैंने देखा, फर्स्ट। सेकंड है अमरनाथ यात्रा प्रकृति के बीच। थर्ड है कोयम्बतूर में कुछ दिन, इट इज अ यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत समझ में आया ना सबको? जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, घर से निकलते ही आपका वो स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? सफर या स्टार्ट हो जाता है। और रास्ते में आते जाने वाली हर परेशानी, खुशी, मजाक, खर्चा, सब कुछ जो आप नोट करते रहते हैं, महसूस करते हैं, उसे घर आके ने तक का जो वृतांत आपने लिखा होता है, उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं गोवा। आप में से कितने बच्चे गोवा गए हैं? कोई बता सकता है? कोई गोवा गया भी है अभी तक? अपने तो बॉम्बे के पास में है। बोलिए, नो मिस। कोई एक जना भी गोवा गया है अपनी इस छोटी सी लाइफ में? नो मिस। या मम्मी पापा जिसके गए हो? कोई नहीं। ठीक है, किसी को पता है गोवा है क्या? जो भी फीलिंग आ रही है गोवा को लेके, प्लीज मुझसे शेयर करो। मुझे भी समझ में आएगा कि गोवा के लिए क्या मैं ही गलत थी या दूसरे भी होते हैं। बताओ, फिर मैं अपना भी एक किस्सा बताने वाली हूँ। चलो, गोवा के बारे में क्या क्या सोच सकते हो आप लोग? क्या है गोवा? अगर आप गए नहीं, फील तो किया होगा, मूवीज में होता है, कई बीचेस होते हैं कई एरिया में जो गोवा का दिखाई देता है। तो क्या है गोवा? कुछ समझ में आता है गोवा क्या है? कुछ उसके बारे में पता है? एक तो कोई जवाब नहीं देता। तन्वी बेटा, अनम्यूट करो। तन्वी, तन्वी, सर्वेश, आप अनम्यूट करो बेटा। यस मिस। बेटा ये गोवा क्या है? गोवा एक जगह है। क्या तो वहां बोलो? पे क्या होता है? कुछ पता है उसके बारे में? मैम इतना तो नहीं पता, बस उधर फन करने के लिए आते हैं लोग, एंजॉय करने के लिए आते हैं। ओके, ठीक है, और कुछ? अच्छे अच्छे डिशेस खाने के लिए आते हैं, बस। अच्छे अच्छे डिशेस। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऋषिका, बेटा गोवा क्या है? एक ऋषिका। जगह है जहाँ लोग वेकेशन में घूमने जाते हैं और हम्म मजा करने के लिए। हम्म, ये बात तो सर्वेश ने भी बताई। कुछ और? अम, कुछ और? हम्म, गोवा में बीचेस होते हैं जिसमें हम्म, हाँ हाँ, बीचेस होते हैं, क्या बीचेस में लोग टहलने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, राइट? और कुछ? अ, बस? हाँ। ओके, थैंक यू। प्रियंका, गोवा क्या है बेटा? प्रियंका, यस मिस। हाँ बेटा, गोवा क्या है आपकी नजर में? बताओ। सभी से पूछने वाली हूँ मैं, जल्दी से दिमाग में रखो, गोवा क्या है आपकी नजर में? गोवा क्या है? किसी और के लिए नहीं, आपने देखा नहीं तो कोई बात नहीं,
पूरी लाइफ पड़ी है देखने के लिए, बट कुछ तो जानते होगे कि गोवा क्या है। लोग, कोई तो गया होगा, किसी से तो सुना होगा। बेटा आपकी नजर में गोवा क्या है, बेटा बोलो प्रियंका। आ, वहाँ मतलब हम्म। वो बहुत अच्छी जगह है, सब लोग वो कहते हैं कि वहाँ घूमने जाना चाहिए। हम्म। और वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा नहीं, होता है। कोई नहीं है। देखो बात के घर में तो नहीं है अच्छा क्लाइमेट अच्छा होता है, ओके ठीक है, थैंक यू। ज्योतिका आपकी नजर में गोवा क्या है। जॉय सन प्लीज अनम्यूट करो। थैंक्स बेटा, आप आए। आप लेट क्यों हो गए। लॉगिन करने को क्या? हम्म। तो आप पिछले लेक्चर में भी नहीं थे बेटा, क्या हुआ। पिछले लेक्चर में वाईफाई चला गया था, फिर सेकंड ओ लेक्चर के टाइम बेटा, आया था। ओके, आप एक पोयम बिल्कुल मिस कर चुके हो। मन नाम की पोयम मैंने पढ़ाई थी। ठीक, कुछ भी करके जैसे तैसे करके अरेंज किया करो, क्योंकि हम लोग भी सभी इसी चीज को अरेंज करने में लगे हुए हैं। आई थिंक प्रॉब्लम तो होती ही है। और उस दिन मेरे ख्याल से बरसात भी थी, तब तुम्हारा वाईफाई वाईफाई चला हाँ गया होगा, राइट, है ना। हाँ। तो बट बेटा, मैंने मन नाम की पोयम पढ़ाई है, थोड़ी सी वो टफ है, समझो, पढ़ो। अगर नहीं आता कुछ समझ में तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर से पढ़ा दूंगी। क्लियर है। ओके ओके। ठीक। और नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, टेस्ट भी है, भारत महिमा। उसकी भी तैयारी करके रखो। सैटरडे संडे कभी भी टेस्ट हो सकता है आपका। ठीक। मिस और कल ही अगर है। उसको लेके कोई, कल ही है, ओके, तो कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम गोवा, जैसा मैंने देखा ये पढ़ा है। तो ज्योतिका पहले मुझे बताएगी गोवा क्या है उसकी नजर में, फिर जॉयसन आप बताओगे। ज्योतिका, टेल मी, गोवा क्या है। मीन्स एक जगह जहाँ पर पानी है जिसमें हम बहुत फन कर सकते हैं, और वही सब हम्म। मैंगो सेलिब्रेशन और इसी तरह का। ओके, जॉयसन बेटा अनम्यूट करो। आप कभी गोवा गए हो। नहीं। नहीं, तो गोवा के बारे में कुछ पता है आपको, गोवा क्या है, गोवा जो एक किसी स्टेट है। हाँ, एक अच्छा एक स्टेट है। हम्म। उधर लोग घूमने जाते हैं, फिर उधर समुद्र एक बड़ा। हम्म। और ओके, और कुछ। साइट सीइंग के लिए अच्छा है। व्हाट, किसके लिए अच्छा है। साइट साइट सीइंग मतलब कि मतलब सनसाइड। घूमने फिरने के लिए, आने के लिए ओके अच्छा है। ठीक है, थैंक यू साइट सो मच। सीइंग मतलब वो व्यू ऐसे व्यू, यू नो है ना। व्यू व्यू, हाँ। देखना। हाँ, सनसेट हो गया और अपना मून सेट हो गया, जो अपना वो थे वो व्यूज, उनके लिए। ओके, ऋषा आप बताओ गोवा क्या है, कुछ आपकी नजर में डिफरेंट है क्या गोवा। मिस दर्शन गोवा। आपकी बारी आएगी। गोवा एक कोस्टल एरिया है और टूरिस्ट का हम्म। डेस्टिनेशन है। उसमें गुड। बहुत जगह विजिट कर सकते हैं, लाइक चर्चेस, टेम्पल्स, बीचेस, और वेरी ग्रीनरी गुड, भी है। ग्रीनरी भी, वेरी गुड, गुड, थैंक यू ऋषा। दर्शन आप बताओ गोवा क्या है आपकी नजर में, किसी के बारे में, किसी ने सुना है गोवा के बारे में तो आप वो भी बता सकते हो, बताओ। ये मैम गोवा में डिफरेंट डिफरेंट बीचेस है। डिफरेंट डिफरेंट, यस, इट्स ट्रू। और बस, चल, कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ गोवा क्या है। जैसे आप छोटी सी एज में हो, वैसे ही हम भी होते थे। और मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, मैं उत्तराखंड की लड़की हूँ, उत्तराखंड में रहती थी। जॉब के चक्कर में हम लोग यहाँ तक आए हैं बॉम्बे में। ठीक। तो हम जो नॉर्थ वाले लोग होते हैं ना,
वो इधर के बारे में ज्यादा जानकारी तो रखते नहीं है। तो गोवा मतलब हमारे लिए तो एक अलग ही दुनिया है। ठीक। और जैसे बीचेस में फिल्मों में दिखाते हैं ना, कैसा माहौल होता है, कैसी लड़कियां कपड़े पहन के घूम रही होती थी, तो हमें लगता था गोवा वैसे ही है। शराबी खराबी और गंदे काम होने वाली दुनिया। बट नहीं, जब मैं शादी के बाद ही गई गोवा, तो वहां पे जाते ही आपकी सोच बदलनी, जो मेरी सोच है वो बदल गई। बस वहाँ साफ सुथरी जगह है। ठीक। अच्छे अच्छे बीचेस है। साफ सुथरे ज्यादा नहीं है, बट बॉम्बे के हिसाब से तो बहुत ही साफ सुथरे बीचेस है। ठीक। और लोग भी ऐसे नहीं होते जैसे फिल्मों में या गानों में गलत माहौल दिखाया जाता है। गलत माहौल से समझ जाओ, गलत कपड़े वपड़े पहन के घूम रहे होते हैं वहां पे। ठीक। वो दिखाया जाता है, वैसा नहीं होता। और वहां का जो पानी है बहुत ही अच्छा है। समुद्र की लहरें उठ के आपके पैरों को छू रही होती हैं। अब बॉम्बे वाले तो बीचेस के बारे में थोड़ा बहुत रखते हो के जानकारी, भाई यहाँ पे अपना गिरिगांव चौपाटी भी चले जाओ तो वो भी एक बीच ही है। ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस है समुद्र क्या होता है, उसकी लहरें क्या होती हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे आपको गोवा दिखा, अगर मान लो मैं गोवा ले जाके भी आपको सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ही घुमाती रहूंगी, तो आपको भी गोवा तो बस भक्ति भावना से ही भरा हुआ, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी तो लोग जाते ही होंगे ना। और अगर मैं सिर्फ बीचेस ही घुमाती रहूंगी, तो आपने जो देखा वो बीचेस की दुनिया ही देख ली। ठीक। तो मतलब जैसा देखोगे वैसा ही समझोगे। तो विनय शर्मा जी जब गोवा गए, उन्होंने क्या फील किया, जैसे मैंने देखा, ये वाली बात उन्होंने लिखी है। ठीक है। तो लेट्स सी, पढ़ते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों नहीं, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले। तो वही बात उन्होंने कह दी कि जो गोवा है, जैसे ही उसका नाम सुनते ही मन तरंगायित हो जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। ये तरंगायित मतलब होता है खुशियों से भर जाता है। और हो भी क्यों ना, वो कहते हैं कि यहाँ की जो प्रकृति है, जो नेचर है यहाँ का, ठीक, आबो हवा, जो यहाँ की जलवायु है, जीवन शैली है, जीने का जो तरीका है, उसका इतना अट्रैक्शन है कि पर्यटक मतलब जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, शौकीन होते हैं, वो खुद ब खुद यहाँ पे खींचे चले जाते हैं। किसी ने नैनीताल का नाम सुना है? नैनीताल, टेल मी, किसी ने सुना है? हाँ वैसे वो जगह है ना। हाँ, वो जगह है। मैं नैनीताल की रहने वाली। नैनीताल बेसिकली उत्तराखंड में है। ये जो 2 दिन की छुट्टी पड़ती है ना, तो दिल्ली वाले सारे के सारे नैनीताल में ही आए। ठीक। इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि लोग पागलों की तरह वहां पे आने को तैयार है। तो जैसे आपका गोवा है, वैसे ही वो नैनीताल है। तो यहाँ पर जो कहा गया, प्रकृति, उसकी चारों ओर फ्रेश एयर, जो वहाँ की जीवन शैली है, जीने की जो तरीके हैं, उनको देख के इंसान खुद ब खुद खींचे चले। देखो सिंपल सी बात, आप कहीं घूमने जाते हो, उन्हीं के साथ जाते हो जहाँ आपको फ्रीडम मिल रही होती है। ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाओगे, ऐसे रिलेटिव्स के साथ तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। ठीक, पर जाते हैं। ठीक। उनके साथ जाओगे जहाँ आपको फाउंडेशन नहीं हो। कोई सास ससुर अपनी बहू और बेटे के साथ कभी भी गोवा नहीं जाएंगे। बहू कहेगी कि हाय, मैं अभी भी दुपट्टे में घूमू यहाँ पे भी। ठीक। मतलब क्या है, वहां पर रहकर इंसान फ्रीडम महसूस करना चाहता है। तो वो जो जीवन शैली है, जो फ्रीडम आपको यहाँ आपके अपने घर में नहीं मिलती, वो वहां पे मिलती है। और हर कोई इंसान एक टाइम के बाद फ्रीडम चाहता है, इसलिए वहां पे चला जाता है, खींचा चला जाता है। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। क्या है? हमारे देश के कोने में स्थित है। आप जरा इंडिया का मैप देखना, वहां पर गोवा कहाँ छिपा हुआ है, आप देखिए, बहुत कोने में है। ठीक है।
छोटा सा राज्य है, बिल्कुल छोटा, कोई इतना हाई फाई इतना बड़ा नहीं है। ठीक, फिर भी लोग यहीं पर जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही कारण है कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। अब ठीक, खांडवा से मेरे साधु साहब के सब परिवार पुणे के साथ हमारे साथ शामिल हुए। अब वो कह रहे हैं कि यही कारण है, जो गोवा है उसको लेके मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना आकर्षित था, इतना खुश था कि मैं इंदौर से अपने परिवार के साथ गोवा के लिए निकला। और खांडवा जो मेरे साधु साहब है, अब साधु साहब क्या होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड। ठीक, वाइफ है, उसकी सिस्टर प्लस सिस्टर के हस्बैंड को कहेंगे साडू साहब। ठीक, तो मैं अपने साडू साहब के साथ उनके परिवार के साथ शामिल हो गया। साडू साहब कहाँ रहते थे, खंडवा में रहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह से उजास हो गए, सुबह का उजास हो गया ना। अब वो क्या है, गोवा एक्सप्रेस से गए। गोवा एक्सप्रेस जो है आपकी गाड़ी है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से ये लोग इंदौर से गोवा पहुंचे हैं। मडगांव में रुकी है आपकी जो ट्रेन है, वो मडगांव रुकी है। और कौन सी डेट को गए, 23 नवंबर को गए। तो वो कह रहे हैं कि जब 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से हम मडगांव हमारी ट्रेन रुकी तो मुझे पता चला कि सुबह हो चुकी है, मतलब नाइट की पूरी उन्होंने यात्रा कर ली है। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। अब जैसे ही मडगांव ट्रेन रुकी तो इतने में टैक्सी सामान लेके सभी उतरे ही थे कि टैक्सी ने क्या किया, हॉर्न दिया, और हॉर्न से ही उनका ध्यान टैक्सी की ओर गया और वो फटाफट उस टैक्सी में बैठ गए। क्योंकि गोवा का आनंद तो भाई पहले सामान इधर उधर रखा जाए तभी तो लिया जा सकता है। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान और टैक्सी के छोटी छोटी पतली पतली गलियों से निकलने लगी। और जब जब जैसे ही वो निकली तो तेज हवाओं के जो झोंके थे उसकी से उनकी सारी थकान दूर हो गई। जो सफर लंबा सा चला था उसकी थकान और बोरियत मिट गई। ठीक, उन्होंने सोचा कि पर्यटन का भी अपना एक आनंद होता है, मतलब कहीं घूमने फिरने का भी एक अपना आनंद है। कोई टेंशन तो होती नहीं है। लेडीज को लगता है कि अब खाना बनाने से छुट्टी, आदमियों को लगता है काम से छुट्टी, बच्चों को लगता है पढ़ाई से छुट्टी। ठीक, तो ये क्या है, आपकी छुट्टी लेने का टाइम सबसे बेस्ट है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। और वो कह रहे हैं कि जीवन की सारी समस्या, अभी परसों ही हमने पढ़ा मन, समस्याएं तो आती हैं जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं। तो वहीं से बात आती है कि जिंदगी क्या समस्याओं से घिरी रहती है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए आराम देने के लिए पर्यटन करना, घूमना फिरना जरूरी है। इससे क्या होता है, शरीर तो तरोताजा होता है, दिमाग की टेंशनें दूर हो जाती है और इंसान को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। ठीक, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम का एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। प्लीज लिखिए, ये जो रिसोर्ट है उसे अंडरलाइन कीजिए, ये इंग्लिश का वर्ड है। और बुक, बुक कर लिया था, ये भी आपका अंग्रेजी का शब्द है। देखिए सिंपल सी बात, नए नए राइटर्स आ रहे हैं, सारा हिंदी इंग्लिश उर्दू जो मुंह में आ रहा है वही छाप दे रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हिंदी हिंदी की तरह यूज की जाती थी, बोली जाती थी, लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। बट अब हर चीज में इंग्लिश तो आपका आना ही आना है, ऐसा हो। तो अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी टैक्सी थी मडगांव स्टेशन से अब 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जो कस्बा बेनालियम है
वहाँ के एक रिसोर्ट जहाँ पर इंसान कुछ समय के लिए रहता है, खाता पीता और अपनी रात गुजारता है, उसे कहेंगे रिसोर्ट। वहां पर आकर रुके, और रिसोर्ट इन्होंने क्या किया था, पहले से ही बुक कर रखा था, रिजर्व कर लिया था, तभी इनको आसानी से वहां पे कमरा मिल गया। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्टू में चले गए। अब ये जो स्टू वर्ड भी है वो भी आपका अंग्रेजी का वर्ड है। अभी इन्होंने क्या कहा, औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी की, जितना पेपर वर्क होता है, और खाना पूर्ति, और खाना पीना खा के हम लोग क्या है, आराम करने के इरादे से। मिस, हाँ जी, कौन सा इंग्लिश वर्ड था? स्ट्यू। इरादे से अपने अपने स्ट्यू में चले गए। ठीक, तो वो कह रहे हैं आराम करने के, भाई इतना लंबा सफर करके आए हैं, तो सब लोगों ने वहां पे पहले तो पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी की, फिर थोड़ा बहुत कुछ खा पी के अपने कमरे कमरे में चले गए। जो उनके साधु भाई थे वो अपने कमरे में चले गए, और ये जो लेखक विनय शर्मा है वो अपनी फैमिली के साथ अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि मैं अब घूमने जाऊं, तो घूमने जाने से पहले जो मेन मेन गोवा की बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो गाँव गोवा राज्य है, जो स्टेट है, वो दो भागों में बटा हुआ है। दो टाइप का गोवा, एक दक्षिण गोवा और एक उत्तर गोवा तथा उत्तर गोवा। अब आप खुद इसमें नोट कर लें, प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठे। गोवा के बारे में कुछ मेन टिप्स जो आपको राइटर बता रहे हैं वो क्या है, गोवा है दो भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा के नाम पे और एक उत्तर गोवा के नाम पे। ठीक है, इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है, पणवी, राजधानी पणजी। पणजी इसकी राजधानी है, जो किस नदी के किनारे पर, मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ये जो नदी है मांडवी नदी काफी बड़ी है, और पूरे वर्ष भर मतलब पूरे साल, सॉरी, पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस और हवा की नमी बनी रहती है। अब वो कह रहे हैं समुद्र का इलाका है, चारों ओर समुद्र ही समुद्र है गोवा के, तो यहाँ पे क्या है, उमस मतलब चिपचिपाहट, और हवा में क्या है, नमी सी बनी रहती है। जैसे अपने बॉम्बे में भी उमस और हवा में चिपचिपाहट रहती ही रहती है, वैसे ही हर जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पे उमस और हवा में नमी तो रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी हो, हरितिमा अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब होता है हरियाली। वो कह रहे हैं कि माना यहाँ पे चिपचिपाहट है, उमस है, हवा में भी नमी है, लेकिन बॉम्बे के इलाके में नहीं। मतलब बॉम्बे में तो इससे भी ज्यादा चिपचिपाहट और नमी है, गोवा में उसके अकॉर्डिंग कम है। ठीक, अब क्यों कम है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है आपका गोवा क्षेत्र जो है हरियाली से भरा, चारों तरफ हरियाली है, इसलिए यहाँ पर उमस भी है, चिपचिपाहट भी, लेकिन वो बॉम्बे के अकॉर्डिंग कम है, बॉम्बे की तुलना में कम है। लेकिन यहाँ पर धूप तो होती है, और धूप बहुत तीखी होती है। देखिए, कई बार आप नोटिस करेंगे जब इंसान गोवा जाके वापस आता है तो मोस्टली काला हो चुका, 2-3 दिन में ही इंसान काला हो चुका। रीजन, धूप बहुत तीखी होती है, और बीचेस में ही लोग मोस्टली अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पानी में जाना, निकल के आना, सनबाथ लेना, धूप सेकना, और धूप से इंसान काला पड़ जाता है। ठीक, एकदम रंग बिल्कुल, मतलब ये स्किन और कपड़ों के नीचे की जो स्किन होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखने लग जाता है। तो धूप तो वहां की भी तीखी होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों और तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद
अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि गोवा जो है सफेद रेतीले तटों की वजह से जाना जाता है, महंगे फलों की वजह से जाना जाता है, खास जीवन शैली जीने का तरीका बहुत, देखो जहाँ टूरिस्ट रहते हैं ना, जो प्लेस टूरिस्ट होता है वहां पे फ्रीडम अपने आप ही मिल जाती है। फ्रीडम किस चीज की? घूमने फिरने की, कपड़ों पे रोक टोक की फ्रीडम मिल जाती है, खाने पीने की भी फ्रीडम मिल जाती है। तो वहां पे हर चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो एक अलग शैली, जीवन शैली जीने के तरीके को के लिए जाना जाता है। ठीक, इसके बावजूद वो एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे बैठे है। इसका क्या मतलब है? देखो हर क्षेत्र में भले टूरिस्ट आए जाए, लेकिन वहां के कुछ मेन लोग होते हैं जो वहीं पर रहते हैं, जिनका जन्म वहीं पे हुआ, जिन्होंने जीने का तरीका वहीं से सीखा। ठीक, उनके भी कुछ नियम होंगे, रीति रिवाज होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हम टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, एंजॉय करके आ जाते हैं, लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो हमेशा ही टूरिस्ट पे डिपेंड नहीं करते। वो एक टाइम के लिए होली भी इंजॉय करते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, अपना हर त्योहार मनाते हैं। तो उनके पास भी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे वो समेटे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये इतना पेज मैंने कंप्लीट किया है। अब प्लीज मुझे आंसर देना शुरू करना। सब लोग अनम्यूट कर दीजिए और मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तन्वी से चाहूंगी। तन्वी बेटा अनम्यूट करो। तन्वी, पाठ का नाम क्या है? तन्वी, पाठ का नाम क्या है? तन्वी बेटा अनम्यूट करो ना प्लीज। तन्वी, सर्वेश, पाठ का नाम क्या है? गोवा जैसे मैंने देखा। लेखक? विनय शर्मा। विनय शर्मा। तो लेखक कहाँ घूमने की बात कर रहा है? लेख लेखक गोवा घूमने की बात कर रहा है। लेखक गोवा घूमने की बात करता है। तो लेखक क्या अकेले घूमने चला गया गोवा? नहीं, लेखक अपने परिवार और उनके साधु साहब के साथ घूमने गए। वेरी गुड। ऋषिका, यस मिस। क्या लेखक के अनुसार गोवा एक बहुत ही बेकार जगह है? नहीं मिस, उल्टा अच्छी जगह है उनके लिए, तो मतलब बहुत अच्छा, अच्छी। कैसे अच्छी जगह है? क्योंकि गोवा में ऐसा क्या है जो यहाँ की लेखक को अच्छा प्रकृति, लगा? यहाँ की हम्म प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण हम्म, ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। वेरी गुड। ठीक, अभी ऋषिका से बात करें। प्रियंका अनम्यूट करो बेटा। यस। लेखक कहाँ का रहने वाला है? प्रियंका, मिस ढूंढो ढूंढो, लेखक कहाँ का रहने वाला है? मिस इंदौर। हाँ, इंदौर। और उसके साधु साहब कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। हाँ, खंडवा। ठीक, तो लेखक और साधु साहब ट्रेन से गोवा पहुंचे हैं। नो मिस, ट्रेन से। ट्रेन का नाम क्या है? गोवा एक्सप्रेस। कौन सी डेट को ट्रेन पे बैठे चले? 23 नवंबर। अच्छा, तो ट्रेन कहाँ पे रुकी?
मडगांव। मडगांव। ठीक, थैंक यू प्रियंका। ज्योतिका, यस मैम। लेखक, एक मिनट, हाँ हम जरा, मैं भी थोड़ा सा दिमाग लगी हूँ कि लेखक ट्रेन से उतरते ही होटल तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे? नहीं, वो पहले टैक्सी में बैठे और वो टैक्सी एक पतली सी सड़क पे दौड़ पड़ी और उसके बाद उन्हें ठंडी हवे और ट्रैवलिंग का उन्हें मजा लिया और उसके बाद वो धीरे उन्होंने अपनी पूरे ट्रैवलिंग का मजा लिया। उसके ट्रैवलिंग जहाँ वो ट्रैवलिंग कर रहे थे हाँ वहाँ का हाँ, उसके बाद वातावरण उन्हें अच्छा लगा। हो गया डियर, हो गया। अच्छा, हम्म, ज्योतिका एक बात बताओ, लेखक के हिसाब से जैसे वो टैक्सी में बैठते ही उसको एहसास हो गया कि घूमना क्यों जरूरी है, तो बताओ क्या एहसास हुआ उसे जो उसे लगा कि घूमना जरूरी है? उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हम हमेशा हमारी डेली लाइफ में जो होता है तब मैं वो इंग्लिश बोले देखो ना मैम, हम कहते हैं डेली चलेगा, आप बोलो। लाइफ में जहाँ जितनी भी परेशानी होती है उन सब से छुटकारा पाने के लिए हर इंसान खुद को घुमाना चाहता है, खुद को ट्रैवल करवाना चाहता घूम है। घूमना तो जरूरी है, भी वेरी घूमना जरूरी है। इसके लिए लेखक को लगा कि हमें घूमना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू ज्योतिका। जॉयसन, तो हाँ। टैक्सी जो है वो कहाँ लेके गई थी लेखक को? तो टैक्सी रिजॉर्ट कहाँ पे दी थी रिजॉर्ट पर लेखक को? रिजॉर्ट रिसोर्ट पर कहाँ पे था? कौन सा रिसोर्ट, कहाँ पे था वो? कस्बा एक लाइन ऊपर से पढ़ो। दक्षिण दक्षिण की स्थित कस्बा मडगांव बेना से, मडगांव से 5 किलोमीटर की दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट पर आकर रुकी थी। ठीक है, तो लेखक हाँ। को वहां पे जाके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी उसके रूम बुक करने के लिए, है ना? हाँ। करनी पड़ी थी। बोलो। हाँ। बोलो। नहीं बेटा, नहीं रूम मिस। तो उन्होंने पहले उन्होंने ही बुक करवा रखा था। हाँ बोलो। रूम उन्होंने, बोलो भाई, किसी और को आता है? उन लोगों ने दर्शन, ऑलरेडी पहले से ही बुक कर लिया था रिसोर्ट का रूम। हाँ रिसोर्ट का रूम उन्होंने पहले से ही बुक कर लिया था, तो रूम बुक करके लेकर कहाँ गया? घूमने? जॉयसन, रूम बुक करके लेकर कहाँ गया? सब आराम करने के लिए आराम कर अपने अपने इंस्टीट्यूट में चले गए। हाँ, खाना पूर्ति करके खा पी के आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए, कमरों में चले गए। ठीक है, तो अच्छा, अब थैंक यू जॉयसन। दर्शन बेटा अनम्यूट करो। यस अब मिस। लेखक गोवा के बारे में क्या क्या बताता है? अभी रूम से निकलकर घूमने जाने से पहले लेखक गोवा के बारे में बता रहे, तो गोवा क्या है उसकी नजर में अभी तक? गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा हम्म। और उत्तर गोवा, हम्म। और इसकी राजधानी मांडवी नदी से किनारे स्थित है। ठीक यह है, नदी काफी और बड़ी हाँ, बड़ी है और पानी से भरी रहती है। ठीक है, थैंक यू दर्शन।
अंशिका आप बोलोगे आंसर दोगे? यस मैम। अच्छा, गोवा और मुंबई में क्या अंतर है लेखक की नजर में? हम्म लेखक की नजर में गोवा और बॉम्बे में क्या अंतर है? मांस तथा हवा में नमी बनी रहती है, पर क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। वेरी गुड। पर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, तो थोड़ी सी अक्ल लगाओ। इसमें लिखना है जो गोवा है वहां पर उमस भी है और हवा में नमी भी बनी रहती है, लेकिन बॉम्बे के हिसाब से, मुंबई के हिसाब से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्षेत्र में, गोवा के क्षेत्र में जो है, गोवा के इलाके में हरियाली है, इसलिए वहां का में उमस और हवा में जो नमी है वो कम है। लेकिन बॉम्बे में उमस भी ज्यादा है और हवा में नमी भी ज्यादा है। ज्यादा है। लेकिन धूप धूप तीखी है दोनों जगहों में। धूप तो तीखी है, बॉम्बे की धूप भी बहुत गंदी है, तो गोवा की। ठीक है, ओके, थैंक यू अंशिका। और आकांक्षा आप आंसर दोगे क्या? आकांक्षा? नहीं। अच्छा, तन्वी लास्ट क्वेश्चन आप ही से पूछ रही हूँ बेटा। नेक्स्ट सर्वेश की बारी होगी अगली बार से, ठीक है? गोवा किस वजह से जाना जाता है? लास्ट, गोवा किस वजह से जाना जाता है? बोलो तन्वी, प्लीज अनम्यूट करो। सर्वेश आप बता दो। यस मिस। गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीली तटें, महंगे होटल तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद भी वो क्या समेटे बैठा है? लेकिन इस सब के बावजूद यह अपने एक सांस्कृतिक विरासत में भी समेटा हुआ है। विरासत, बेटा इसे विरासत कहते हैं। ओके विरासत मिस, भी विरासत। समेटे, ठीक है। थैंक यू यस। सो मच। मतलब आप सबको इतना जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? यस एवरीबॉडी मिस। प्लीज आंसर मी। चलो यस। चलो सभी बताओ। यस मिस। क्लियर है? Yes, miss. यस मिस। यस टीचर। Yes, miss. थैंक यू सो मच, थैंक यू। इकट्ठे आंसर देते मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्वेश्चन पूछने से ना, देखो आपका हमेशा याद रहेगा कि मैम ने एक बार तो ये पढ़ाया है। पढ़ाया तो सब कुछ होता है, पर यहाँ पे याद होना चाहिए, हमें रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। अब ये जो शाम है, जो गोवा है, वो मेन तो बीचेस के लिए ही जाना जाता है। और बीचेस भी इंजॉयफुल तब होते हैं या तो मॉर्निंग में, जब धूप का असर कम दिखता है, या फिर इवनिंग में, जब हल्की हल्की हवा तो ठंडी लगने लग जाती है, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र की वजह से हवा अच्छी चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। ठीक, धूप का जब हीट कम लगने लग जाती है, उसकी गर्मी कम लगने लगती है, तो वो शाम का मौसम ज्यादा आनंददायक होता है। और सबसे अच्छी बात, चलो मैं आपको याद दिलाऊं, बीचेस में देखो, जरा इस चीज को अनुभव करना। समुद्र की तेज से लहरें चल रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। एक किनारे पर ढेर सारे, वहां पर छोटे छोटे हट्स बनी होती, छोटी छोटी क्या झोपड़ियां बनी होती हैं। और वहां पर क्या है, कोई चाय बना के बेच रहा होता है, कोई वड़ा पाव, कोई उनके खाने पीने की सारी सी फूड आइटम्स हो रही होती है, कोई वेज बना रहा होता है, कोई नॉन वेज। ड्रिंक्स चल रही होती हैं और सभी लोग अपनी मस्ती में लगे होते, किसी को किसी से मतलब नहीं होता।
तो ये सब माहौल जब आप वहां पर देखते हैं ना, तो आपको अपने आप ही एक रिलैक्स सा फील होने अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं, यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, वास्तविकता में यहाँ की शामें बहुत अच्छी होती हैं। और क्या है, जगह जगह लाइट्स जल रही होती हैं, तो वो एक अलग ही माहौल दिख रहा होता है। कोई पानी पूरी खा रहा होता है वहां पे, तो कोई अपना नारियल पानी पी रहा होता है, कहीं गेम्स चल रहे होते हैं। तो ये सब वहां पे अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, इस शाम का आनंद लेने के लिए लेखक सबसे पहले कहाँ गए, बेनालियम बीच में। अब बेनालियम बीच में क्यों गए, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट का वो जो अपना होटल है वो भी बेनालियम बीच के आसपास ही है, इसलिए सबसे पहले वो शाम का मजा लेने बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी ये दूरी तय नहीं हो पाई थी। अब लेकर कह रहा है, मैं तो जा ही रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी जगह है। दिन भर की थकान और जो दुनिया भर का सफर, सफर के टाइम में चिड़चिड़ाहटपन या कुछ भी प्रॉब्लम, वो सब वहां जाकर दूर हो गई। कैसा लग रहा था, रेस्ट जो रिसोर्ट था उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बीच था। तो लेखक क्या है, सब बच्चों और पति पत्नी और साडू भाई उनकी पूरी फैमिली के साथ पैदल ही निकल गया। लेकिन वो कह रहा है, हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतना आगे घूमने के लिए इतने उत्सुक थे, कि हम जल्दी जल्दी चलने के बाद भी 1 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पा रहे थे। अब गोवा किस गोवा जो है वो किस सागर से जुड़ा हुआ है, अरब सागर। तो यहाँ पे अरब सागर के बारे में बताया गया है। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। अब वो कह रहे, अरब सागर जो समुद्र है, उस समुद्र का नाम है अरब सागर। उसको देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। और जैसे ही मैं बीच के पास पड़ रहा था, वहां पे जो मुझे लहरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, उस आवाज से क्या है, मन और खुशियों से भरता जा रहा था। हम सभी जैसे उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ पाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। अब लेखक कह रहा है, अब हम 1 किलोमीटर दूरी तय कर चुके थे, सड़क अब पीछे भाग छूट चुकी थी और रेतीली भाग आने लग गया था। जब देखो समुद्र के पास जाओगे, अब सभी ने बीचेस तो देख रखे हैं ना, बॉम्बे की ही सही। क्लास जरा बताना मुझे, आप लोगों ने बीचेस देख रखे हैं ना क्लास? हाँ। हाँ सर, यस मिस। कहाँ गए हो बेटा सर्वेश? गिरिगा चौपाटी। जाके कूदी मार दी समुद्र के अंदर। तो कह रहे, मैं जाते ही उससे लिपट गई। ठीक, वाकई में इतना बढ़िया नजारा होता है। और हाँ जी बेटा, किसी ने बात की कोई? हेलो क्लास, ओके कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि जाते ही मैं समुद्र को देख के उससे लिपट गया, और इधर बच्चे क्या है, रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उन घर को गिरा देती, तो वह दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। अब वो कह रहे हैं, मैं तो जैसे ही समुद्र को देखा तो मैंने तो उसको लिपट गया, मतलब उसमें कूदी मार दी, समुद्र के अंदर कूदी मार दी, मतलब पानी के साथ खेलने कूदने में लग गए। और जो बच्चे थे वो रेत को देख के ऐसे दीवाने हुए कि सब बच्चे मिलकर वहां पर कभी रेत का घर बना रहे हैं, तो लहरें आती हैं, रेत के ऊपर से चली जाती है, मतलब रेत के घर को तोड़ देती है। फिर दूसरी लहर के आने तक बच्चे फिर से रेत का घर बना लेते हैं। तो कवि लेखक जो है वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों को देख के इतना हैरान था। बच्चा कितने आशावादी होते हैं, आशावादी मतलब होते हैं कभी भी हार ना मानने, कभी भी हार ना मानने वाले, आशा रखने वाले कि
एक दिन तो हमारा ये चीज सफल होगी। तो वो कह रहे हैं कि बच्चे कितने आशावादी हैं, उन्हें पता भी है समुद्र की लहर आकर उनका घर तोड़ दे रही है, लेकिन फिर भी वो बनाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आशावाद के हिसाब से हमें भी कोई भी काम के लिए असंभव नहीं मानना चाहिए, किसी भी काम को असंभव नहीं मानना चाहिए। ठीक है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठकर मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति, यही जीवन का सत्य भी। अब वो कह रहे शाम के टाइम में तो लेखक गए थे, अब धीरे धीरे शाम गहरी होने लगी, अंधेरा होने लग गया। तो अब वो पानी से बाहर निकल के शाम में क्या है, किनारे के पास बैठ गए। और किनारे के पास जब लहरें आ रही है, सॉरी हाँ, लहरें आ रही हैं और वापस जा रही हैं, उनको देखकर अब लेखक का क्या, कोई भी इंसान समुद्र को शांति से देखता है तो उसके मन में यही भाव आ रहे होते हैं कि बनने के बाद मिटना और मिटने के बाद फिर बनना, यही नियति। एक लहर आती है, मिट जाती है, दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी लहर आती है और जाती है, यही नियति है। जीवन का भी यही सत्य है। देख, सिंपल सी बात, एक पौधे को देख लो, एक पौधा होता है, वो आज एक फूल खिलाएगा, कल वो झड़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुनः ऐसा नहीं है कि वो पौधा फिर निराश हो जाएगा, नहीं, वो दूसरे दिन दूसरी कली से एक और फूल को खिलाएगा, फिर तीसरे फूल को खिलाएगा, यही नियति है। एक मुरझाएगा, दूसरा उत्पन्न होगा, दूसरा मुरझाएगा, तीसरा उत्पन्न होगा। ऐसे ही जीवन भी है। जिंदगी में आप खुद देखो, आप कभी भी शांत नहीं बैठ सकते। सोचते हो कभी कि अगर मेरे को एक चीज में सफलता नहीं मिली, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, कभी ऐसा होता है? नहीं। आप कहीं ना कहीं से अपना मन किसी और चीज में लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो यही नियति है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, वैसे ही इंसान का जन्म भी होता है, मृत्यु भी। इंसान के जीवन में खुशियां भी आती हैं, फिर चली जाती हैं, दुख भी आते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। मानते हैं ना? कभी बीचेस में आप जाएंगे, कोई लहर इतनी बड़ी होती है कि वो आगे तक चली जाती है और सब कुछ गीला करके रखती है। ठीक। लेकिन फिर एक नॉर्मल वेव आती है, तो सब नॉर्मल कर जाता है। हल्की सी लहर आती है, वो सब कुछ नॉर्मल कर देती है। आपकी जिंदगी में भी कई समस्याएं आएंगी, आती नहीं है, सबकी लाइफ में आती है, जो आपकी पूरी लाइफ को हिला के चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आप उसको समेटना शुरू करोगे, और यही जीवन, और इससे हटके कुछ भी नहीं। चाहे आप ये चीज समुद्र की लहरों से सीख लो, चाहे आप बच्चों के घर बनाने से सीख लो, चाहे कहीं से भी सीख लो, लेकिन जीवन को जीने का जो तरीका है वो यही है कि मतलब आगे बढ़ना, कभी भी रुकना नहीं। ठीक। ये इन्होंने इस बात के माध्यम से समझाया। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे किनारे, सॉरी, अब यहाँ पे ये क्या है, लेखक कह रहे हैं कि अब जब वो शाम को बैठ गए दृश्य देखने के लिए, तो अब जो बैठ रहा है वो सिर्फ समुद्र को नहीं देख रहा है ना, वो इधर भी नजर घुमाएगा, कभी इधर भी देखेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसी बीच में जो लहरें आ रही हैं, इस बीच में एक ऐसी टी 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 की आवाज भी सुनाई देती है। तो जब उन्होंने वो आवाज सुनी, तो उनको पता चला ये आवाज कौन कर रहा है, एक पक्षी कर रहा है, जो अपना सी ईगल होता है ना, समुद्री जो आपकी पक्षी होते हैं, समुद्री पक्षी जो होते हैं, वो आवाज करते हैं टी 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 की। तो वो आवाज क्यों करते हैं? लहरों के साथ क्या होती है, ढेर सारी मछलियां पानी के साथ बह आती हैं, और वो क्या करते हैं,
उन मछलियों को खाने के लिए आगे आते हैं। अब क्या है, लहरें आ रही हैं, अपने साथ हवा के झोंके भी लेके आती है। तो जो पक्षी हैं तो हवा का सामना ना कर पाते हैं, तो मछली खाई तो खाई, नहीं खाई तो नहीं खाई। तो फिर क्या है, अपने आप को आराम देने के लिए किनारे पर सुस्ताने लगते हैं, थोड़ा सा वो भी रेस्ट लेते हैं। तो अब पक्षी तो रेस्ट कर रहे हैं, अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इस बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। भाई पक्षी हैं, वो अपने आप को आराम देने के लिए बैठते हैं, और कुत्तों को मौका मिलता है, वो सोचते हैं मैं इन पक्षियों को झपट के खा लूं। हर कोई अपनी भूख मिटाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कुत्तों को ये मौका कम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो पक्षी है, वो तो किसी भी बहाने से उड़ जाएगा फटाक से, और कुत्ते क्या, मुंह देखते रह जाएंगे एक दूसरे का। ठीक, सफलता कम ही मिलती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी टीटी करके उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। ठीक, और वो कह रहे हैं कि पक्षियों का थक हार के बैठ जाना, कहीं स्थान पर बैठ जाना, कुत्तों का उनके ऊपर झपटना, ठीक, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुत्तों का अचानक से आके झपट्टा मारना, और पक्षी क्या है, अपने आप को बचाने के लिए टी 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 करके उड़ जाना कि देख लो भाई तुम नहीं पकड़ पाओगे, ऐसे मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए निकल जाना। इस प्रकार से ये जो दृश्य चल रहा होता है, लेखक कह रहे हैं ये दृश्य भी अपने आप में रोमांचक है। ठीक, हम सैलानियों को ये दृश्य भी बहुत अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, आगे देखो। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का एक नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। अब वो कह रहे हैं जैसे ही सूर्य भगवान, दो टाइप के भगवान हैं, दो भगवान जो हमें सुबह शाम दर्शन देते हैं, वो दो भगवान कौन है, भगवान सूर्य देव और भगवान चंद्रमुखी। ठीक, साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं जैसे ही भगवान, और यहाँ जैसे ही भगवान सूरज ने विदा ली, मतलब शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है, वैसे ही क्या है, अभी जब तक तो सूरज था तब तक तो लाइट भी थी, हर चीज साफ दिख रही थी। लेकिन अब सूरज चला गया तो चारों ओर क्या हो गया, अंधेरा हो गया। चंद्रमा की रोशनी तो है, लेकिन सूरज जितनी तो रोशनी नहीं है। अब चंद्रमा की रोशनी में समुद्र क्या है, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की रोशनी में नहाया हुआ लग रहा है, लेकिन भयावह दिखने लगा। क्या है, डरावना दिखने लगा। अब क्या होता है, समुद्र क्या होता है, पूरा काला दिखने लगता है, काला या कहीं पर ब्लू, डार्क ब्लू कलर का दिखने लगता है। ठीक, शाह, शाह मतलब स्याही के कलर का, शाही मतलब इंक, इंक के कलर का दिखने लगे और भयावा दिखने लगे। अब वो इंक का कलर का जैसे पानी आगे आता है, व्हाइट कलर की जो झाग झाग सी उठती है, लहरें जब उठती हैं तो झाग झाग सी बन जाती है, तो उसको देख के एक अलग ही रूप नजर आ रहा है। अब वो समुद्र वैसा नहीं है जैसा मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम में देखो दिखा। क्लियर है? अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना की। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है, पर उन पर ही घूमने का मजा, और उन पर ही घूमने का मजा आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना ही मुनासिब समझा। ये जो मुनासिब है, अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है सही, सही समझ लो। मुनासिब आपका उर्दू का शब्द। अब वो कह रहे हैं कि अगले दिन, अभी तो हम समुद्र देख के आ गए, ठीक, अभी तक बेनालियम बीच ही देखा है। अब मिस हमने वो सोचा वर्ड कि हाँ जी, वो मिस वो वर्ड है वर्ड रिपीट मुनासिब समझा। मुनासिब समझा इस पैराग्राफ की फोर्थ लाइन का फर्स्ट लाइन, देखो ना, मुनासिब समझा लिखा हुआ, जहां मैंने लाइन छोड़ दी अभी, मिला। हाँ अगले दिन हमने क्या, ओके, अगले दिन क्या है, गोवा घूमने की। हे भगवान, मुझे तो इतनी नींद आ रही थी ना इस समय। गोवा घूमने की योजना बनाई, सबने गोवा घूमने की तैयारी की। अब वो कह रहे हैं कि ये जो घूमने फिरने की जो जगहें होती हैं, ये मोस्टली क्या, जैसे आप गोवा जाएंगे तो वहां पर आपको बाइक, बुलेट,
स्कूटी, कार, जो व्हीकल आपको चाहिए, जोन सा कंपनी का चाहिए, मर्सिडीज भी चाहिए तो वो भी रेंट पे मिल जाती है। ठीक है, आपको कुछ पैसा पे करना है सिक्योरिटी के लिए और वो रेंट पे मिल जाएगी। तो लेखक कह रहे हैं वो सब घूमने का मजा बहुत आता है उसमें, लेकिन हम तो बच्चों वाले हैं, हम तो बच्चों के साथ परिवार के साथ गए हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ा ना एक बाइक पर टांग टांग के लेके जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसलिए हमने बस लेना सही समझा कि ड्राइवर चलाएगा और हम लोग इंजॉय करेंगे। तो यही होता है, देखो कई बार देखना, आप घूमने जा रहे हो या आपके साथ घूमने जा रहे हैं या कोई और घूमने जा रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, वहां पे भी ना कंजूसियां करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा पैसा बचा लो, वहां पे भी थोड़ा पैसा बचा लो। जब आप घूमने आए हो तो क्यों ना इंजॉय करें, है ना, पूरी तरह से इंजॉय करें। ठीक, तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि भाई बाइक पे भी जा सकते हैं, कार पे भी जा सकते हैं, सब सस्ता भी पड़ता है, बस के अकॉर्डिंग तो सस्ता ही पड़ता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, घूमने फिरने में थकान हो जाती है, क्योंकि बाइक भी चलानी तो खुद को पड़ेगी, बच्चों को भी अपने ऊपर लाद के रखना, बच्चों के साथ सामान भी बहुत सारा होता है। ठीक, तो इससे बढ़िया तो हमने बस में घूमने जाना अच्छा समझा, मुनासिब समझा, मतलब सही समझा। ठीक है, यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। सुस्वादु मतलब टेस्टी भोजन, स्वादिष्ट भोजन। ठीक, सी फूड आपका अंग्रेजी का शब्द है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे कहेंगे समुद्री भोजन। ठीक, और दो चार होना मतलब यह आपका मुहावरा है, दो चार होना, इसे कहेंगे मुश्किलों से सामना करना। दो चार होना मुश्किलों से, मुश्किलों का सामना करना। नौकरी मिलते ही, इसका वाक्य प्रयोग कर रही हूँ दो चार होने का। नौकरी मिलते ही बाहर जाने की तो सोच ली, लेकिन वहां आटे दाल चावल के लिए दो चार तो करना ही पड़ेगा। मतलब क्या है, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक, वैसे ही आप कोई भी मुहावरे को वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ सी फूड की अधिकता है, भाई समुद्री इलाके में आप जाएंगे तो वहां पर क्या है, मच्छी, झींगा और आपको केकड़ा और दुनिया भर का जो अपना समुद्री खाना होता है वो खाना तो बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर शाकाहारी जो पर्यटक होते हैं, जो सिर्फ वेज खाना जानते हैं, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, तो इस समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है, दो चार होना ही पड़ता है। हर जगह आपको आई मीन स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा, और ऊपर से खाना मिलता भी है ना, तो पास वाला जब मुर्ग कबाब खा रहा हो या टंगड़ी खा रहा हो, तो जो शाकाहारी खाने वाला उसका आधा स्वाद तो वहीं पे मर जाता है। ठीक, तो और वैसे भी जो शाकाहारी लोग होते हैं वो ऐसी जगह में खाना पसंद ही नहीं करते जहाँ पे नॉनवेज भी पक रहा हो। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि सी फूड तो हर जगह मिल जाएगा, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है या टेस्टी खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा इनको हैंडल करना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही, जेब तो ढीली हो गई मतलब खर्चा भी ज्यादा हो गया। अब क्या है, काफी ढूंढने के बाद भी अगर आपको अच्छा टेस्टी भोजन मिल गया, स्वादिष्ट भोजन मिल गया, तो ये आपकी अच्छी किस्मत है, और जेब भी ढीली हो जाएगी, भाई इतना खर्चा करने के बाद आपको टेस्टी खाना मिलेगा। मैं सी फूड के बड़ा शौक रखती थी, तो मुझे भी लगता था कि अगर मैं गोवा गई हूँ तो चलो मेरे को भी सी फूड खाना है, कुछ तो खाऊंगी। तो मैंने लॉबस्टर के लिए ऑर्डर कर दिया कि भाई लॉबस्टर खाना है, क्या खाना है, लॉबस्टर खाना है। ओके, तो जब उन्होंने बना के मेरे को दिया, अभी तक मैं वेजिटेरियन ही थी, मतलब कभी कभी शादी से पहले खा लेती थी, तो जब लॉबस्टर का फर्स्ट बाइट ही लिया तो यक लगा। एक तो उन्होंने क्या किया,
चाइनीज फूड की पूरी सॉसेज में लॉबस्टर को पूरा लपेट दिया। ठीक, मतलब सी फूड क्या होता है, सी फूड का एक अलग मसाला होता है, अलग तरीके से पकाया जाता है, उन्होंने चाइनीज स्टाइल में इस लॉबस्टर को पका दिया। मेरे से तो खाया ही नहीं गया। फिर हमने खाया एप्पल पाई, दैट्स यम्मी, बहुत टेस्टी था वो। ठीक, लेकिन वाकई में किस्मत तो अच्छी थी, लेकिन जेब भी ढीली हो गई। मेरा एक एप्पल पाई खाना ही मेरे पास 700-800 का बिल बना के ले आया था। ठीक है, वहां पे जो खाना पीना है वेज वालों के लिए तो बहुत ही महंगा, बट अच्छा है। जब आप कहीं जाए गए हैं तो हर टाइप की चीज एंजॉय तो करनी बनती है। ठीक है, यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के क्यू में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। अब लेखक कह रहा है ये समस्या तो हमें पहले से ही पता थी कि भाई वहां पर अच्छा खाना हमें नहीं मिल पाएगा बाहर जाकर, तो वो क्या करते थे, बड़े स्मार्ट थे इस मामले में। हाँ, जो अपना रिसोर्ट था वहां पर क्या होता है जी, ऐसे रिसोर्ट जहाँ पर आप नाइट स्टे करते हैं वहां पे क्या होता है, मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट जरूर मिलता है। वो पहले से ही नोट कर लेते हैं आप ब्रेकफास्ट यहाँ पे लेना चाहेंगे, सुबह का नाश्ता। तो ये लोग क्या करते थे, स्ट्यू मतलब जो उनकी किचन थी, रसोई घर था, वहीं से ना ढेर सारा खाना उपलब्ध करवा लेते थे। और उसमें भी ना वैरायटी होती है, पराठा भी होगा, दूध कॉर्नफ्लेक्स भी होगा, एग्स भी होंगे, इडली सांभर भी होगा, डोसा भी होगा, मतलब छोटा छोटा कॉन्टिनेंटल फूड रखा होता है। आपको जो खाना है, चाय कॉफी जूस ब्रेड जैम बटर, ये सब रखा होता है। आप आइए, प्लेट में जो जो आपको खाना है आप वो ले सकते हैं। तो लेखक कह रहे हैं ये हमें प्रॉब्लम पता ही थी कि वहां पे जाएंगे खाना मिलेगा नहीं, बच्चों के साथ है तो खा भी लिया, कुछ पैक भी करवा लिया। और ये क्या इंदौर के लोग हैं हमारे लेखक जी, तो मतलब क्या है, चलो 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 लपेटते जाओ। अब ये सब इंक्लूड तो क्या है, रिसोर्ट के आपने पेमेंट कर रखी है, होटल में रूम बुक करवा रखे, उसी में इंक्लूड होना, तो आप भोजन वहां से उठा के चलते बनते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया क्लास? यस मिस। अनम्यूट कर दो प्लीज। यस। चलो, कल के टेस्ट के लिए गुड लक। ठीक, मैं कॉपीज चेक करूंगी, प्लीज अच्छे से करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कल मॉर्निंग में भी फोन करवा के पता कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं लीव करती हूँ, बाय क्लास।